थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मेरी स्टडी का टॉपिक जो है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टॉपिकल वर्सेस टॉपिकल एंड ओरल यूनानी फॉर्मुलेशन इन बुसूर लबनिया दैट इज एक्ने वल्गैरिस। अभी तक आपने लिटरेरी रिसर्च के बारे में सुना, ये पहली है जो क्लिनिकल के बारे में मैं बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये प्रोफोर्मा दिखा रही हूँ। इस पे सिनॉप्सिस का ये पूरा फॉर्मेट है। मेन होगा कैंडिडेट नेम से, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इंस्टीट्यूशन और डेट ऑफ एडमिशन वो सब लेके। उसके बाद हम ब्रीफ अगर देखें तो नीड ऑफ स्टडी हम देंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मटेरियल एंड मेथड्स में स्टडी डिजाइन, सैंपल साइज, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल, फॉलो अप, कितने दिनों पे आप इसको बुला रहे हैं। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ पेशेंट कैसे करेंगे, क्राइटेरियाज होते हैं उसमें सिलेक्शन और एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और विड्रॉल क्राइटेरियाज। फिर ड्रग्स का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, डोजेज हम कितना दे रहे हैं। अगर आपके में मेरे में 2 ग्रुप्स हैं तो दोनों का डिटेल मैंने लिखा है। अगर आपके में 3 है या 1 है तो आपको वो डालना है। प्रिपरेशन और क्वालिटी कंट्रोल जो है, जो ड्रग आप यूज कर रहे हैं उसका क्या होगा उसको मेंशन करना है। और पैकेजिंग कहाँ पे कैसे करेंगे आप, पेशेंट को क्या बताएंगे कि कैसे स्टोर करना है उसको। हर पेशेंट का मिजाज का असेसमेंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी दवा हम दे रहे हैं तो किस पे असर कर रही है और किस पे असर नहीं कर रही है। उसके अलावा है डाइटरी एडवाइस देंगे हम। उसके अलावा पैरामीटर ऑफ असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स देखेंगे, सेफ्टी पैरामीटर्स देखेंगे, डेटा जो है वो हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा सोर्स ऑफ डेटा में, और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो सारी बातें मैं अभी आगे बताऊंगी। और लास्ट में आएगा रेफरेंस। सो नीड ऑफ द स्टडी, बुसूर लबनिया आप सब लोग जानते हैं एक्ने को, और ये भी पता होगा कि बहुत ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं यूनानी सिस्टम में भी। लगभग 90% एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स जो है इससे जूझ रहे हैं, और ज्यादातर जो है वो हम लोग में से किसी ज्यादातर को हो चुका है, शायद 80%। अब ये है कि जो टॉपिकल और ओरल ड्रग की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, जो मेंशन है टॉपिकल में शोनीज, नौशादर, बोरा अरमनी और सिरका, और ओरल में इत्रिफल शाहदरा। इन दोनों पे रिसर्चेस हो चुके हैं, लेकिन मैं क्यों ले रही हूँ, तो रिसर्च जो हो चुका है तो वो सिंगल हो चुका है, यानी कि सिर्फ टॉपिकल दिया गया है या फिर सिर्फ ओरल इत्रिफल शाहदरा दिया गया है, और सैंपल साइज जो है वो 30 था। लेकिन मैं जो ले रही हूँ लार्ज सैंपल साइज में और एक कंपेरेटिव ट्राई कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ज्यादा बेहतर कौन है। फिर है लिटरेचर रिव्यू, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं बताऊंगी कि बसूर लबनिया जो है उसको एक्ने वल्गैरिस कहते हैं, और बाकी डिफरेंट बुक से मैंने इसको इकट्ठा किया है, मॉडर्न से, उसके अलावा यूनानी से, कि किस एज में होता है, क्या कहते हैं इसका मेन मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, और सारे टाइप जो है एक ही टाइम में मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके इलाज को हम बयान कर रहे हैं कि किस चीजों से, जैसे जाली, मुहल्लिल और मुजफ्फफ चीजों से हम इसका इलाज करते हैं। और बाकी जो ड्रग्स मैं ले रही हूँ उसके बारे में डिटेल है कि बोथ द ड्रग्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर ट्रायल हैव सुटेबल रेफरेंस एंड दे क्लेम profound efficacy in management of acne vulgaris. Topical formulation: Shoniz, Noshadar, Bora Armani, and Sirka has specific action in acne vulgaris. The function of Shoniz is Jali, Mujaffif, Muhallil. Noshadar is Mulattif, Muhallil or Jali. Bora Armani is Muhallil, Jali. सिरका इज जाली एंड मुजफ्फिफ। सिरका जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी और साथ में एंटी बैक्टीरियल भी इफेक्ट रखता है, क्योंकि इसमें एक कॉज बैक्टीरिया भी है। अब है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये मैं बता चुकी हूँ, नीट में ही बताया था, लेकिन फिर भी कि हम एक बेहतर ट्रीटमेंट ला सकें। उसके अलावा है कि दोनों के जो मैं कंपैरेटिव ट्रायल कर रही हूँ तो दोनों का जो एफिकेसी है उसको हम देखें कि दोनों में से इफेक्टिव है कौन, और बेहतर हम एक ट्रीटमेंट लाएं। मटेरियल एंड मेथड्स को अगर हम बयान करें तो डिटेल में स्टडी डिजाइन मेरा क्या है। डिजाइन जो है ओपन लेवल रेंडमाइज कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल है। तो ओपन ये इसलिए क्योंकि 2 तरह की स्टडीज होती हैं, जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओपन इसलिए क्योंकि इस ड्रग के बारे में मुझे भी मालूम है, रिसर्चर को मालूम है, गाइड को, सुपरवाइजर को मालूम है, और जो पेशेंट है उसको भी पता चल रहा है कि उसको हम कौन सी दवा दे रहे हैं, इसलिए ये ओपन है। उसके अलावा है रेंडमाइज,
यानी कि हम जो पेशेंट का 2 कैटेगरी मैंने लिया है, तो पेशेंट का जो सिलेक्शन हम करेंगे वो रैंडमली होगा। यानी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने आप में से किसी को चूज किया और नहीं इसको मैं इस कैटेगरी में रखूंगी और दूसरे को इसमें रखूंगी, मेरा उसमें कोई कुछ नहीं होगा इंटरवेंशन। बस ये है कि मैं रैंडमली चूज करूंगी और रैंडमली उनको 2 ग्रुप में बांटूंगी, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव है, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, और क्लिनिकल क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं मेरे में। सैंपल साइज जो है मेरा होगा 100, जैसे मैंने बताया था। तो 100 में 2 ग्रुप में है तो 50-50, ग्रुप ए में रहेंगे 50 और ग्रुप बी में 50 रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो है वो 12 महीने होगा, जो कि अब तो कम हो गया है, शायद ही मिले मुझे 12 महीना। और ये पूरे स्टडी का है, यानी जो 100 पेशेंट मैं ले रही हूँ उसको 12 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल, एक पेशेंट को मुझे 4 हफ्ते तक देखना है 28 डेज में। उसके बाद ट्रीटमेंट में जो बेस लाइन होगा, आज आ रहा है 0 डे है, फिर 7th डे में उसको मैं बुलाऊंगी, 14th पे बुलाऊंगी, फिर 21st और 28 डे में। उसके बाद एक मेरे मतलब मैं असेस करना चाह रही हूँ, 28 के बाद स्टडी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आफ्टर 2 वीक्स देखना चाहती हूँ कि दोबारा से रिकरेंसी तो नहीं है उसमें, तो वो अपने लिए वो कर रही हूँ, उसका स्टडी से कोई उतना मतलब नहीं है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट की बात अगर हम करें तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये मैंने बताया है, लेकिन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे। अब इंक्लूजन क्राइटेरिया में क्या है कि दोनों जेंडर के पेशेंट को हम लेंगे, ठीक है। और वो पेशेंट जो 14 से 40 साल के हो, ठीक है। 14 से पहले भी होता है, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि नहीं जब मैंने 10 से लिखा हुआ है तो 14 से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम जो एडल्ट डोज है वो 14 से दे रहे हैं, है ना। तो उससे पीछे अगर हम लेते हैं 10 या 11, 12 वाले में, तो डोज का फिर चेंजिंग आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, बच्चों में क्या असर कर रहा है, या फिर मैं डोज कम दे रही हूँ तो कहीं स्टडी में कुछ इधर उधर ना हो जाए चेंजिंग। इसलिए इक्वालिटी के लिए, क्योंकि मैं एक पैरामीटर सेट कर रही हूँ ना, मुझे देखना है चीजें, तो इसमें हम बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं लेंगे, ठीक है। और 40 साल इसलिए क्योंकि कुछ लेडीज में जो है रिव्यू में देखा होगा आपने कि 40 साल तक परसिस्ट करता है, तो 40 के बाद अगर हो रहा है तो हो सकता है कॉज कुछ और हो, इस वजह से हम उसको 40 के बाद वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। और क्लिनिकली जो डायग्नोज पेशेंट होंगे उन्हीं को हमको लेना है, और स्टेबल पेशेंट को लेना है, ठीक है। ये ना हो कि बाद में वो क्लेम कर रहा हो कि नहीं इन्होंने जबरदस्ती करा है। फिर है कि जो पेशेंट जो मतलब 14 वाला मैंने बोला है, 14 to 18 ईयर, क्योंकि 18 के बाद ही हम कंसेंट उससे ले सकते हैं, तो गार्जियन से पेशेंट का वो लेंगे, पेशेंट के गार्जियन से कंसेंट लेंगे, अगर नहीं दे रहा है कोई तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करना है। अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वही चीजें जो इंक्लूजन में नहीं होंगी वो उसमें आएंगी, जैसे कि जो कॉपरेट नहीं करेगा, बिलो 14 ईयर्स और मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। उसके अलावा अगर किसी को एडवांस स्टेज ऑफ एक्नी है उसको, या कोई लोकल इन्फेक्शन है उसको, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देंगे हम। उसके अलावा पीसीओएस और जिसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीजें हैं उसमें नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देंगे तब तक हमारे ड्रग का जो है कुछ रेलिवेंट रिजल्ट नहीं आएगा, इस वजह से हम ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे। अब विथड्रॉल क्राइटेरिया, जो कॉपरेट नहीं कर रहा होगा या फिर जिसको कोई दिक्कत हो रही होगी, जैसे सिरका से बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, या किसी भी दवा से जो हम मेंशन ड्रग्स हैं उनमें से किसी को अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो फिर हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, विथड्रॉ हो जाएगा उसका। सिलेक्शन ऑफ ड्रग, तो वो रैंडमली मैंने बताया था 2 ग्रुप में बांटेंगे। टॉपिकल जो है वो उसमें शोनीज, नौशादर, बोरेअरमनी और सिरका के साथ देंगे हम। और दूसरा जो है उसमें ये जो अपर मेंशन जो है अब उसके साथ ओरल त्रिफल शात्रा देंगे, ठीक है। डोजेज में क्या है कि जो लगाने के लिए जो हम दवा दे रहे हैं टॉपिकल, तो जितना उसका एरिया अफेक्टेड है उतने में वो लेप लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। उसके अलावा अगर ओरल की बात करें तो 5 ग्राम बीडी देंगे ट्वाइस अ डे। यूज करने का मेथड तो ओरल जो है वो तो हम जैसे रिकमेंड करेंगे वो ले ही लेगा, लेकिन मेथड ऑफ यूज में एक हम पाउडर देंगे तीनों ड्रग का, लेकिन उसको बोलेंगे कि जब लगाना हो तब सिरका मिलाना है थोड़ा सा डाइल्यूटेड, उसके बाद रात में लगाना है 45 मिनट्स के लिए। उसमें ये भी एडवाइस करेंगे कि शुरू के जैसे 28 डेज का मेरी स्टडी है तो उसमें 14 डेज जो है वो लेगा इसमें हर रोज, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 14 डेज अल्टरनेट डेज देना होगा। प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो इसका जो ड्रग है उसको मुझे मेन मतलब लोकल मार्केट से खरीद के उसका फिर आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कुछ मतलब प्योर ड्रग है या नहीं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है।
उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे फिर उसका फॉर्मुलेशन बनाना है मुझे। तो यहाँ पे है राजकीय आयुर्वेदिक एंड यूनानी औषध निर्माणशाला कदम कुआं पटना, मतलब आयुर्वेदा कॉलेज में है, वहां पे मुझे प्रिपेयर करना होगा ड्रग को, दोनों ही, जो पाउडर फॉर्म में है वो भी और त्रिफल छात्रा जो है वो भी। उसके अलावा पैकेजिंग वगैरह ये सब वहीं से होगी और पेशेंट को मुझे बताना होगा कि इसको स्टोर कहाँ करना है, कूल और ड्राई प्लेस पे। बाकी हम मिजाज का असेसमेंट करेंगे जो CCRUM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू दिया गया है, मिजाज के पैरामीटर्स उन पे, और पैरामीटर्स ऑफ एवेल्युएशन हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री है उसकी, उसके बेसिस पे उसका लोकल एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, उन सब से। सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में रिथमा, ड्राइनेस, पीलिंग, बर्निंग, इचिंग। ऑब्जेक्टिव में फोटोग्राफ्स और वीडियोस में पहले भी लूंगी, फिर जब भी जो भी विजिट होगा उसमें मैं लेती रहूंगी ताकि मैं असेस कर सकूं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। सेफ्टी पैरामीटर्स में जो है प्री और पोस्ट हम CBC, SGPT, SGOT करेंगे ताकि देख सकें कि कुछ जो दवा मैं दे रही हूँ उससे कुछ चेंजिंग तो नहीं आ रहे हैं पैरामीटर्स पे। डेटा कलेक्शन जो है वो हमारा OPD या IPD GTCH के होगा, गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव पैरामीटर मैंने बोला है उसके हिसाब से मैं पेशेंट को कलेक्ट करूंगी, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करूंगी, फिर जो इसमें टेस्ट लगेगा जो आप बायोस्टैट में पढ़ेंगे, तो मेरे में जो टेस्ट लगेगा वो Z टेस्ट लगेगा। समझ में नहीं आएगा ज्यादा अभी, लेकिन Z टेस्ट लगेगा क्योंकि मेरा जो सैंपल साइज है वो 50 है। अगर 50 से कम होता, मतलब 30 तक होता तो T टेस्ट लगता है, Z अनपेयर्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम सैंपल नहीं है, सैंपल अलग है, इस वजह से अनपेयर्ड Z टेस्ट लगेगा। प्रोसीजर में है कि जो पेशेंट आ रहे हैं OPD में GTCH के, उनको मैंने लिया, देखा, इवेलुएट किया, उसके बाद अगर उसके अंदर एक्ने है, बसूरे लपनियां है, तो ऐसे लोगों को जो है क्लिनिकल और लेबोरेटरी पैरामीटर्स, यानी कि जो मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं वो सब हमने देखा कि जैसे PCOS है तो USG करवा के या फिर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह लेकर देखा कि एक्सक्लूड किया, ठीक है। उन सारे पेशेंट को मैंने चूज किया जो मेरी स्टडी में आने के काबिल हैं, उनको लेके उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, जो उनके अंदर कितना एक्ने है, नंबर ऑफ एक्ने, और उस टाइम क्या क्या चीजें हैं वो सबको मैं रिकॉर्ड करूंगी। उसके बाद फिर एक रैंडमली उसको चूज करके फिर उसको अपनी स्टडी में एंटर करूंगी और उससे कंसेंट फॉर्म साइन करवाना होगा मुझे, जिसमें मुझे उसे बता देना है कि मैं आपको स्टडी में ले रही हूँ, वो अभी आगे दिखा दूंगी। जो कंसेंट देगा उसी को इंक्लूड करना है, जो नहीं देगा तो फिर वो मेरी स्टडी में नहीं दाखिल होगा। ये रेफरेंसेस हैं, ये है कंसेंट फॉर्म, ये तीनों लैंग्वेज में है ताकि उसको पता चल सके, वो खुद से पढ़ ले कि कौन सा, मतलब क्योंकि मैं बताऊंगी तो जरूरी नहीं है ना कोई भरोसा करे कि आप क्या बोल रही हैं और क्या लिखा हुआ है, इसलिए तीनों लैंग्वेज में है, जो उसको फिजिबल लगेगा वो पढ़ के उसमें साइन करेगा। थैंक यू।